Good morning, sir. How is everyone? एकदम मस्त है, एकदम झकास। बहुत बढ़िया। मैं भी रापचिक हूँ। Yes, sir. आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 8 होगा। 8, लेक्चर नंबर 8। So today is lecture number 8। चलिए पहले 5 मिनट आप लोगों से आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो वो डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने सप्लाई वाला जो चैप्टर है गाइस आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सेक्शन 7, सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b), 7(1)(c) ये कंप्लीट हो गया है। और हमने सेक्शन 7(2), इनफैक्ट 7(1)(a) जो एग्जाम्पल्स बताता है वो स्टार्ट किया हुआ है, इफ आई रिमेम्बर। एक सेकेंड गाइस, तो मैं पुरानी कोई फाइल ओपन करता हूं, अगर वो सेव हुई है तो, नहीं तो हमें नई फाइल बनानी पड़ेगी। हाँ जी, 22 आ जाओ, वापस आ जाओ भैया, जल्दी से फटाफट आ जाओ। हाँ जी, ये स्टार्ट किया हुआ था शेड्यूल 2, और गाइस ये हमारा है 7(1)(a) सब्जेक्ट टू 7(1). पहले 7(1)(a) चेक करेंगे, 7(1) चेक करेंगे। 7(1), क्योंकि 7(1) में अगर सप्लाई नहीं होता तो भाई गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई है, क्या फर्क है? इंसान ही नहीं है। जो बंदा इंसान ही नहीं है तो महिला पुरुष क्या देखेंगे? सीधी सी बात है। इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ टाइटल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ टाइटल को क्या कहेंगे? गुड्स। और अगर ट्रांसफर ऑफ राइट्स जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर जा रहा है, लेटिंग आउट, लीजिंग ऑन हायर लैंड बिल्डिंग, वो सब क्या माने गई हैं? सर्विस। बिल्कुल सही। चलिए, तो इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। आ जाओ फटाफट, लेट्स स्टार्ट द शो। इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, जरा देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है शेड्यूल, ये रहा। ये यहां तक हमने कर लिया था। अब है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। गाइस शेड्यूल 2 एग्जाम्पल्स बताता है। मैं पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जी। पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये कह रहे हैं जी, ट्रीटमेंट या प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड्स, वो एसओएस माना गया है। लिखिए जरा, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, इसको हम कहते हैं जॉब वर्कर। सीधी सी बात है, जॉब वर्कर। जॉब वर्कर का जो काम है ना, वो सर्विस का है। सर ये जॉब वर्कर कौन होता है? अरे गाइस, जॉब वर्कर होता है टेलर। अच्छा, जैसे टेलर, मैकेनिक। मैकेनिक वो क्या करता है? आपके दूसरे के गुड्स पे उसको रिपेयर करता है, उसको साइज बनाता है, काटता है, पीटता है। ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर। तो जो टेलर है, मैकेनिक है, ड्राई क्लीनर है, इसकी सर्विसेज को क्या, इसकी एक्टिविटी को एसओजी बोलोगे, एसओएस बोलोगे? जल्दी बोलो, एसओजी, एसओएस? हाँ जी बच्चों, एसओजी, एसओएस? सॉस। ये सॉस क्या होता है?
अच्छा, तुम सॉस, अच्छा ये तो नया वर्ड बताया मैंने, वाह। SOS सॉस, सास। अच्छा, और SOG सॉग, सॉग, क्या अरे बात। सॉग, हाँ, सोग या सॉग कुछ भी कह लो। चलो जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। जैसे नाम बता रहा है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। सुनो मेरी बात, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एज एंड वेदर ऑन फॉर कंसिडरेशन। ये लाइन समझ नहीं आई। Goods forming part of the business of the asset of the person are transferred or disposed of under the direction of the person, whether or not for consideration। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बताइए फटाफट। देखिए मैंने इनलार्ज कर रहा हूं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये SOG है। गुड्स आपके हैं और परमानेंटली उनको ट्रांसफर कर दिया, और बिजनेस के गुड्स थे। अब वो बिजनेस के गुड्स नहीं रहे, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार व्यार ना रहा, ये जिंदगी उसी की है। तो भाई ये क्या है, बिजनेस की एसेट्स नहीं रही। अरे नलाइको, शेड्यूल 1 में 7(1)(c) में कैंट वाटर प्यूरिफायर जो कंपनी ने खरीदा था और परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया ओनर के घर पर, तो क्या उसको सप्लाई माना था? जल्दी बोलो। लेकिन उसको सप्लाई किस चीज का मानेंगे, गुड्डू का, गुड्डू गुड्डू या बैडू बैडू? गुड्डू गुड्डू, गुड्डू गुड्डू, वेरी गुड। तो लिखो, तो ये वही कह रहे हैं। तो भाई ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, लेकिन ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अच्छा यहाँ पर नहीं, गुड्डू गुड्डू में नहीं, गुड्डू गुड्डू में आएगा ना। यस सर, तो यहाँ पर लिखो भैया, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ये वो होगी, आपने बिजनेस की एसेट ट्रांसफर कर दी जिसपे ITC लिया हुआ था। ये वो यस, वाले, ये वो वाला, देखो ना, सुनो मेरी बात अगर समझना चाहते हो। SOG और SOS ये नहीं बता रहा सप्लाई की कंडीशन, सप्लाई हो चुकी है, बस खाली ये बता रहा है इंसान बन चुका है, ये बता रहा है ये महिला या पुरुष है। तो ये महिला पुरुष खाली बता रहा है, इंसानियत की कंडीशन नहीं है। तो यानी कि ये बिजनेस एसेट है और ये सप्लाई बन चुकी होगी 7(1)(a) में, 7(1)(b) में या 7(1)(c) में, जब इधर डाला है। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट परमानेंटली, तो ये ऑब्वियसली वही वाला केस होगा जिसपे ITC ले लिया था और ट्रांसफर कर दिया। तो ऑब्वियसली गुडी, तो जब एसेट कह रहे हो और परमानेंटली दे रहे हो तो गुडी तो दे रहे हो, सीधी सी बात है। तो गुड्डू गुड्डू हो गया ये, गुड्डू गुड्डू। तो हमें पता है, इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पता है, आपको लगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, भाई लिख रहे हैं सो दैट कंफ्यूजन ना आ जाए। नेक्स्ट, ये पढ़ो भैया, ये पढ़ के मुझे समझाओ फटाफट। आज ये चैप्टर खत्म करना है, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे, चैप्टर खत्म करना है। ये पढ़ के बताओ बेटा क्या कह रहा है। बिजनेस की एसेट्स ए वाले पॉइंट में परमानेंटली दे दी थी, वो कैंट वाटर प्यूरिफायर ओनर के घर में परमानेंटली लगा दिया। यहाँ कैंट वाटर प्यूरिफायर ओनर के घर में महीने के लिए लगाया, 2 महीने के लिए लगाया, तो कंपनी ने गुड्डू गुड्डू दिया या सर्विस दी?
सर्विस दी है, क्योंकि कंपनी की कार, कंपनी का एसी, कंपनी का टीवी, अगर एम्प्लॉयर, जैसे एम्प्लॉयर हो गया ना कंपनी, एम्प्लॉय के घर टेम्परेरी लगा दे तो उसको कंपनी की तरफ से सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। हाँ, और कंपनी पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो तो 7(1) है, 7(1) भी 7(1) में आई चुकी होगी। वैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है शेड्यूल 1 के अंदर, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विसेज देता है, उसके अंदर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखो एसओएस के अंदर वो पॉइंट नंबर 2 में एसेट बेच दी गई थी, बिजनेस एसेट गिवन फॉर, बिजनेस एसेट गिवन फॉर प्राइवेट यूज या नॉन बिजनेस यूज इस्तेमाल के लिए दी है। तो स्वाभाविक है, जब इस्तेमाल के लिए चीज दी है तो आपने सर्विस दी है। आपने अगर ओनरशिप ट्रांसफर करी होती, परमानेंटली ट्रांसफर करी होती तो गुड्डू गुड्डू होता ना, तो नहीं तो सर्विस सर्विस हो गई है। सो बिजनेस एसेट गिवन फॉर प्राइवेट यूज नॉन बिजनेस यूज, लिख लिया। चलो नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा है पढ़ो जी। इसको भी इन्होंने गुड्स माना है, एसओजी, लेकिन है क्या पढ़ो जरा फटाफट। पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन मतलब बिजनेस बंद हो गया, यानी कि बिजनेस बंद हो गया। और जो गुड्स पड़े हुए थे स्टॉक के अंदर जिसपे आईटीसी ले रखा है वो डीम टू बी सप्लाइड होंगे। तो डीम टू बी सप्लाइड होंगे, जैसे रामलाल जी बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस बंद और 1 करोड़ का माल रह गया। अब बात समझना मेरी, वो 1 करोड़ का माल है, वो गवर्नमेंट डीम टू बी सप्लाइड मानती है, डीम टू बी सप्लाइड। याद रखो, बिजनेस बंद और जो स्टॉक रह गया वो डीम टू बी सप्लाइड माना जाता है। तो अब जब डीम टू बी सप्लाइड माना जाता है तो रखे हुए स्टॉक पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि आईटीसी लिया हुआ था। अगर जीएसटी नहीं लगेगा तो सब लोग क्या करेंगे, गुड्स खरीदेंगे, आईटीसी लेंगे, बिजनेस बंद और फिर बेचते रहेंगे। बोले अब तो बिजनेस है ही नहीं। और याद करो, हमने कहा था गुड्स अगर कमेंसमेंट से पहले लिए जाएं या क्लोजर के बाद भी गुड्स अगर बेचे जा रहे हैं तो डीम टू बी सप्लाइड होते हैं। लेकिन गुड्स है ना, तो स्वाभाविक है जब ये गुड्स हैं तो ये गुड्स ही तो माना जाएगा। तो दिस इज गुड्स, एक सेकेंड बेटा, तो दिस इज गुड्स, तो गुड्स ही माना जाएगा। तो लिखें क्या, इसको जरा देखें, यहां पर लिखिए, लिखिए जरा, बिजनेस क्लोज्ड प्लस गुड्स इन स्टॉक डीम टू बी सप्लाइड, डीम टू बी सप्लाइड। तो वो सप्लाई किस चीज की मानी जाएगी, ये सप्लाई है नहीं, जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तो यहां पर सप्लाई कर नहीं रहे, हो गई। अब मुद्दा ये सप्लाई हो गई, इंसान बन गया, तो ये क्या बना, एसओजी या एसओएस, एसओजी, क्योंकि गुड्स है ना, गुड्स है ना, सीधी सी बात है। तो स्वाभाविक है, लॉजिकल बात है। तो अगर आपके पास बिजनेस बंद हो जाता है और बिजनेस में रखे हुए गुड्स होते हैं उन पर भी गवर्नमेंट जीएसटी लेती है, चाहे आपने बेचे ना हो, चाहे आपने बेचे ना हो, क्योंकि याद करो ना, उसमें हम इसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, डीम टू बी सप्लाई। तो किस चीज का सप्लाई मानेंगे, गुड्स का। ये इजी है, 5th वाले पॉइंट में लगभग लगभग एक बी सी डी ई एफ 6 सर्विसेज हैं बेटा, 6 सर्विसेज। पहली सर्विस है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, प्लीज एक बार हाँ ना का जवाब दे दीजिए सो दैट आई कैन फील कंफर्टेबल। यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे हो एक बार सारे जय माता दी, यस सर। पक्का। चलो अब यस सर। देखिए एसओएस क्या क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर ये तो पहले पढ़ लिया था, दोबारा क्यों लिखवा रहे हो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखना सर ऊपर आया हुआ था ये तो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको भी हमने सर्विस माना, ऊपर आया तो था रेंटिंग ऑफ, अच्छा वो लैंड बिल्डिंग थी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है।
तो पानी की टंकी है कुछ या कोई स्टोरेज टैंक है, वो लैंड बिल्डिंग में नहीं आता, इमूवेबल है, जमीन से फास्टन्ड है, हिला नहीं सकते उसको। और इमूवेबल को हमने पहले ही बोल चुके हैं, गुड होते नहीं है, लेकिन किराए पे दे रहे हो ना, बेच को ही रहे हो, तो किराए पे दे रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो सर्विस दे रहे हो। अच्छा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती तो एसओजी एसओएस, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एसओजी थप्पड़ पड़ेगा ना, एसओजी ना एसओएस, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ही नहीं होते। तो किराए पे गुड्स देना, किराए पे मूवेबल गुड्स देना, किराए पे इमूवेबल गुड्स देना, किराए पे लैंड देना, किराए पे बिल्डिंग देना, एसओएस। लेकिन इमूवेबल गुड्स बेचना, लैंड बेचना, बिल्डिंग बेचना गुड्स नहीं है, एसओजी नहीं है। तो घर बेचना, जमीन बेचना, पानी की टंकी बेचना, कोई जीएसटी नहीं है जब इंसान ही नहीं है। लेकिन किराए पे टंकी देना, किराए पे जमीन देना, किराए पे बिल्डिंग देना, एसओएस। बोलो क्लियर बात? Yes, sir. अब गलत बोला ना, मैं कान के नीचे सितार बजा दूंगा तुम्हारे। हाँ, अनुपमा देखना स्टार्ट किया मैंने बहुत दिनों बाद। Anupama, sir. हाँ, वो अनुपमा सीरियल आता है ना एक, Yes, sir. It's a Star Plus fair. हाँ वो किसी पे भी आता है, वो स्टार प्लस, मैं तो ओटीटी पे देखता हूँ, लेकिन अभी पहले देखते थे, बीच में गंदा सा आ रहा था एक 6 महीने से, तो बकवास सा। अब दोबारा मसाला सा आ गया उसके अंदर। तो उसमें बा कहती कान के नीचे सितार बजा दूंगी, तो मैंने कहा अब तुमने गलत आंसर दिया, मैं भी तुम्हारे नीचे गिटार बजाऊंगा। मैं तो, वो सितार बजाती है, मैं गिटार बजाऊंगा। नेक्स्ट बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स लिखा है इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो कैसी भी हो, और वो सेल के लिए बना रहे हो, ठीक है। और ये एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पर लिखो भैया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर सेल। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, आप बिल्डर हो, डीएलएफ हो, यूनिटेक हो, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो सर्विस ही तो दे रहे हो। अच्छा, सेल ऑफ बिल्डिंग है तो सेल ऑफ बिल्डिंग है तो ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम तो माइक में बोल सकते हो यार, उनकी आवाज, वो भी तो जब फेस टू फेस क्लास वाले बच्चे बोल रहे हैं तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर दें। अगर सेल ऑफ बिल्डिंग है तो अंकुश, खुशी, नमन, प्रतिभा, राधिका, तन्मीत, अरे तो अगर सेल ऑफ बिल्डिंग है तो कुछ नहीं है ना, जीएसटी है ही नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, इसकी एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है, नीचे लिखवाऊंगा तो एक्सेप्शन लिख लो वर्ड, और एक्सेप्शन पे स्टार लगा दो, एक स्टार लगवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है बेटा टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, लिखो भैया 8th, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। व्हाट इज आईपीआर? Intellectual property right. हाँ, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैडम, समझाओ। ये होता है एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, नो हाउ, एक्सेट्रा। अरे यार, आप अपनी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ टेम्परेरी किसी को दे रहे हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो आप सर्विस दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो? Service. हाँ, और अगर परमानेंटली दे दिया तो फिर इसमें गुड्स दे दिया, फिर गुड्स में आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, क्योंकि गुड्स के अंदर ओनरशिप दे दी, तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर गुड्स में आ जाएगा। लिखो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। मूवेबल होता है ना ये, मतलब ये मूवेबल तो है नहीं, गुड्स में लिखा है ना अदर देन इमूवेबल या मूवेबल, तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। तो रॉयल्टी, कॉपीराइट, नो हाउ बेच दिए तो गुड्डू गुड्डू, नहीं तो नहीं तो सर्विस का क्या बनाए वर्ड, गुड्डू गुड्डू, क्या बोल रहे हो?
सर सू 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 अब यही काम रह गए बस, अब तुम्हारे प्रोफेशनल का शूशु शूशु बातें करोगे। छी, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। तो सड़ू सड़ू तो टेम्परेरी ट्रांसफर करोगे SOS, परमानेंट ट्रांसफर करोगे नो हॉप पेटेंट का तो गुड्स SOG। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डिजाइनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। लो जी, 9th लिखो। 9th है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, डेवलपमेंट में सब कुछ आ गया, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, सब कुछ। तो डेवलप करके दे, जैसे मुझे ना अपने अपने बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, कितने बच्चे टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या क्या चल रही है, कितने अटेंडेंस हुई, ऐसा सॉफ्टवेयर रेडीमेड तो मिलता नहीं। तो मैंने इन्फोसिस से या मैंने उसको, कहने का मतलब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सॉफ्टवेयर बनवाया, उन्होंने 1 लाख रुपए चार्ज किए मुझसे, गुप्ता जी आपके लिए सॉफ्टवेयर बना देंगे। या गुरु विद्या वालों ने सॉफ्टवेयर बनवाया अपने लिए। तो उस केस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने गुड्स दिए हैं आपको या सर्विस दी है? सर्विस। लेकिन बेटा दुकान पे गए, दुकान पे कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज, जैसे MS ऑफिस, टैली जिसमें अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, नॉर्टन एंटीवायरस, ये दुकान पे जाके 500, 1000, 2000, 5000 में आप खरीद लेते हो, 10,000 में। तो उस बंदे ने जो बेच रहा है आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर, क्या दिया, गुड्स या सर्विस? गुड्स। तो यानी कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं बेटा ओवर द काउंटर, ओवर द शेल्फ, जो शेल्फ पे मिल जाता है रेडीमेड, बेटा वो गुड्स होते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो तो जो बना रहा है वो आपको सर्विस दे रहा है, और अगर बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदा दुकान से जाके तो बेटा उसको गुड्स कहा जाएगा। आई होप ये चीजें लॉजिकल हैं और आपको समझ आ रही हो। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, उसके बाद हाँ, आपने एग्री किया है सचिन सर, हम रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, हम नहीं करेंगे। आपने एग्री किया है, हम नहीं टॉलरेट करेंगे कोई सिचुएशन को, एक्ट को या सिचुएशन को, और हम करेंगे। क्या मतलब? अगर आप एग्री करते हो, रिफ्रेन का मतलब है नहीं, नॉट टू डू। अब सुनो आपने कहा सचिन सर आपकी ना, हमें ना सीक्रेट्स बताएं, आप जाते हो ना वहां पर। मैंने कहा कहाँ पर? आप वहां जाते हो ना। मैंने कहा भाई कहाँ जाते हैं? कि वही जाते हो ना। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कि पार्क में जाते हो ना शाम के 6 बजे के बाद। हम जानते हैं वहां पर बबीता भी आती है और आप बेंच पे बैठ जाते हो दोनों, बबीता और आप, और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। आपकी वाइफ को बता देंगे, समझे? ज्यादा शान पत्ती नहीं करनी। मैंने कहा बेटा मैं 1 लाख रुपए दूंगा मुंह बंद करने के लिए। तो आपने मुझे सर्विस दी है या गुड्स दिए? Service दिया। क्या सर्विस दी है आपने? सालो बदमाश, क्या सर्विस दी है तुमने मुझे बताओ? चुप रहने की। हाँ, Yes, sir. रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, कुछ किया नहीं है तुमने, कुछ नहीं किया, वो भी सर्विस है। कुछ नहीं किया, रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट। तो अगर आप मना कर देते हो, नहीं बताएंगे, चलो सर आपकी गृहस्थी में आग नहीं लगाएंगे, तो रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। ऐसे बिजनेस में भी होता है, आपको कहा गया आप एम्प्लॉय हो कंपनी के, कंपनी की सीक्रेट्स लीक नहीं करनी, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। एम्प्लॉयर कह रहा है भट,
नहीं बतानी सीक्रेट्स, 1 लाख देंगे। तो रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट। अच्छा मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई और एरिया में आ गया टैक्स पढ़ाने के लिए, मैथिली टैक्स पढ़ाऊंगा, मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे, ज्यादा ज्यादा बोल रहा पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैंने कहा 1 लाख दूंगा, कंपीट मत कर मेरे साथ, नॉन कंपीट, रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट का एग्जांपल हो गया नॉन कंपीट। नॉन कंपीट, मेरे साथ कंपीट मत करियो, चूर चूर कर दूंगा, ठीक है बोलो। Yes, sir. अच्छा मेरा ना बड़ा मन कर रहा है तुम्हारे गाल पे लाफा देने का, बहुत मन कर रहा है, आ जाऊं? Yes, sir. और सर तो ये बोलो सर क्यों क्यों दो, ऐसे ही दे दोगे क्या? हम भी हाथ में क्या चूड़ियां पहन रखी है हमने? बोलो एक बार। क्या सर दोबारा क्या बोल रहे हैं? मैं हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? नहीं सर, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये नलायको, मैं सुनो तो सही कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा एक एक लाफे के 1000 रुपए दूंगा, बताओ कितना? तो अब कोई कह रहा है सर 50, कोई कह रहा है 100 ले लूंगा सर, कोई कह रहा है 150 है, तो सब हो गए पागल। नमन कह रहा है मुझे 200 दे देना, प्रतिभा कह रही है 50, राधिका कह रही है 150, तन्मीत कह रही है 250 दे देना सर। तो क्यों अब बंदर की तरह लाल हो जाएगा तुम्हारा चेहरा, रुक जाओ 1 मिनट, लंगूर की तरह, सॉरी बंदर के लंगूर की तरह। अब सुनो, अब तुम ये जो पैसा ले रहे हो तुमने मुझे क्या दिया है? तुमने मुझे सर्विस दी है या गुड्स दिए हैं? सर्विस। क्या सर्विस दी है तुमने? नहीं नहीं, टॉलरेट एन एक्ट, तुमने टॉलरेट एन एक्ट, मेरी कोई एक्ट है वो टॉलरेट करोगे। अब मैं क्या तुम्हारे बाल भी खींचूंगा, बताओ कि कितना लोगे बाल खिंचवाने के? नहीं वो नहीं। अच्छा बाल खिंचवाने के 1 लाख दूंगा, नहीं सर। और बाल पकड़ के घुमा दूंगा तो 2 लाख दूंगा। बाल पकड़ के सुपरमैन की तरह घुमाऊंगा, 5 लाख मिलेंगे। नहीं चाहिए। अच्छा तो कहने का मतलब है टॉलरेट एन एक्ट का मतलब है जैसे अगर मैं आपको कहता हूं आपको मैं सप्लाई कर दूंगा गुड्स 10 तारीख तक, और मैं गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया, तो आपने मुझ पर 1 लाख की पेनल्टी लगाई। तो पेनल्टी इसलिए लगाई कि आपने मेरी नॉन पेमेंट, एग्जाम्पल नॉन पेमेंट टॉलरेट करी है, नॉन पेमेंट और बाय ड्यू डेट, तो उसके बदले आपने 1 लाख रुपए मुझसे लिए। वो 1 लाख रुपए आपने क्यों लिए? क्योंकि आपने मेरी नॉन परफॉर्मेंस टॉलरेट करी है, सहा है, उसके बदले 1 लाख। तो आपने मुझे सर्विस दी है, उसमें भी जीएसटी लगेगा उस 1 लाख पे जो आप उसे चार्ज करोगे, तो वहां पर आप टॉलरेट कर रहे हो। अच्छा नेक्स्ट, नाच मेरी जान, नाच मेरी जान तुझे पैसा मिलेगा। कोई यहाँ पर सिंगर डांसर परफॉर्मर, वैसे लगता नहीं तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ऐसे मुझे तुम्हारी आवाजों से ना लगता नहीं है तुम लोगों में इतना कोई टैलेंट है, सारा टैलेंट तो भगवान ने मुझे ही दे दिया, लेकिन स्टिल फिर भी कुछ है टैलेंट। एक को आता है सर, क्या टैलेंट है? नाचना गाना दोनों आता है सर। हाँ, बाथरूम सिंगर हो या नेचुरल सिंगर हो? सर नेशनल ट्रेनिंग पर इंटर स्कूल। आवाज नहीं सर आई। सिंगर, सर बाथरूम सिंगर। बाथरूम सिंगर हो, ठीक है, मैंने कहा चलो वही गाना गा दो, मैं तुम्हें 25 रुपए दूंगा। 25 रुपए की 2500 रुपए है। 2500 रुपए, तुम्हारी इतनी औकात है बस, तो मैं 25 रुपए दूंगा। तुमने एक्सेप्ट कर लिए और तुमने गाना स्टार्ट कर दिया। तुमने मुझे क्या दिया, सर्विस या गुड्स? सर्विस सर। वैसे 25 रुपए भी ज्यादा है तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने कहा चलो यार बच्चे हैं, तो यहाँ पर टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, तो अगर आप मेरे बिहाफ पे कोई एक्ट करते हैं, तो जैसे आपने एग्जाम्पल सिंगिंग करी, डांसिंग करी, तो ऑब्वियसली वो आप सर्विसेज दे रहे हो। तो कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ सहते हैं, वो सब सर्विस की श्रेणी में आता है। चलो नेक्स्ट, ये बताइएगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, ये तो पता ही है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, इसमें भी डाल दो ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स। गुड्स दिए या राइट टू यूज गुड्स दिए?
Write to you goods. हाँ, तो जब राइट दिया है तो गुड्स तो दिए ही नहीं, Yes, sir. और गुड्स दे दिए होते तो Goods में आ जाता है SOG. SOG. नेक्स्ट, अब आ जाओ बेटा कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज कंबाइंड टुगेदर. अच्छा, मिक्सचर. आपने जैसे मैं कोचिंग के अलावा आपको साथ में हेड भी देंगे, हम हेड मसाज कोचिंग के साथ, या कोचिंग के साथ हम आपको पानी की बोतल भी देंगे. तो कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज जा रहे हैं. तो ऐसे कौन सी कंपोजिट सप्लाई है जिसको SOS माना जाएगा? चाहे उसमें गुड्स भी होंगे लेकिन उसको SOS ही माना जाएगा. पहला है वर्क कॉन्ट्रैक्ट. वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ठेकेदार का काम. ठेकेदार लिखो जरा. कंपोजिट सप्लाई ये SOS है. ये हो गया 11वां पॉइंट बेटा, 11वां पॉइंट. कंपोजिट सप्लाई दो वाली, सारी कंपोजिट सप्लाई नहीं बेटा, दो. वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार. ठेकेदार क्या करेगा? अरे बेटा ठेकेदार आपको कंस्ट्रक्शन का, अच्छा ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का क्या करके देगा? अरे मटेरियल भी लगाएगा, रोड़ी सरिया मटेरियल भी लेगा और आपसे लेबर भी लेगा. लेबर तो सर्विस होती है, मटेरियल गुड होता है. लेकिन गवर्नमेंट ने कहा वर्क कॉन्ट्रैक्ट को डीम्ड बेसिस पे क्या मान ले? SOS मान ले, बात ही खत्म. तो बेटा कंपोजिट सप्लाई जो होती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग 2119 में है, पढ़ लीजिएगा. ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं, मैंने समझा दिया है. मतलब 2119 में वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट 2119 पढ़ लेंगे आप लोग. Yes, sir. अच्छा, दूसरा, अभी मैकडोनल्ड्स में, पिज्जा हट में, डोमिनोज में गए हो रिसेंटली खाना खाने? तो उस रेस्टोरेंट में आप किस लिए जाते हो बेटा? रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए जाते हैं और फील भी होता है. फील मतलब बाकी सर्विस के लिए, उसकी एम्बियंस कह लो, उसका क्या कहते हैं सर्विस कह लो. तो गवर्नमेंट ने कहा रेस्टोरेंट में जो खाना होता है, फूड और ड्रिंक्स जो होते हैं, फूड प्लस ड्रिंक्स, उसको गवर्नमेंट ने सर्विस माना है. वैसे तो खाना खाने के लिए जाते हैं, मेनली तुम खाना खाने जाते हैं ना, या फील लेने जाते हैं? नहीं, फील लेने नहीं, मेनली खाना है रद्दी. सुनो, खाना है रद्दी, खाना है रद्दी, लेकिन फील बहुत अच्छी आ रही है, जाओगे? Yes, sir. नहीं. खाना नहीं. खाना टेस्टलेस, बकवास, और फील बहुत अच्छी है, सर नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे ना. और उल्टा कर दो, एम्बियंस इतनी अच्छी नहीं है लेकिन खाना बड़ा टेस्टी है यार, तो जाएंगे सर. तो बस. तो आप मेनली तो खाने के लिए जा रहे हो ना, लेकिन क्या है, उसको सर्विस माना गया GST. क्यों? बड़ी कंट्रोवर्सी होती थी जब GST नहीं था ना. अगर आपको याद हो, आप तो पैदा हो गए थे, 5 साल पहले तो पैदा हो गए थे आप लोग. यस आप सर. लोग 5 साल पहले पैदा हो गए थे क्या? यस सर, हो गए थे. हो गए थे. अच्छा, तो रेस्टोरेंट में 5 साल पहले जब खाते थे ना खाना वाना, तो आप नोटिस करना सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था, अगर आपको याद हो तो. मुझे लगता नहीं 5 साल पहले की बात याद हो, लेकिन मुझे याद है 5 साल पहले 2017 से पहले वैट और क्योंकि वैट स्टेट गवर्नमेंट कहती थी गुड्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी खाना सर्विस है. तो दोनों बैठ के नोचते थे, हमें दोनों बैठ के नोचते थे. तो अब गवर्नमेंट ने कहा अब तो दोनों ही लगाते हैं टैक्स, तो क्यों हम इसको गुड माने सर्विस माने. तो गवर्नमेंट ने कहा इसको ऐसा करते सर्विस मान लेते हैं, बात ही करते हैं. ये गुड्स भी इसमें, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट सर्विस मान लिया. बात क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा ये देखना जरा SOG. अच्छा, ये डिलीट हो गया बेटा, यहां से ये डिलीट हो गया क्योंकि अब वो नया आ गया ना 71AA.
वो क्लब और एसोसिएशन वो वहीं आ गया, तो इसको डिलीट कर दिया। जरा एक बार इनको पढ़ लो बेटा, 11 आइटम तो मैंने सर्विस में डाले हैं और मेरे 5 आइटम गुड्स में डाले हैं। एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो इनको, अपने आप गो थ्रू कर लो। ये आपका 7(1) भी खत्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे एसओजी मानेंगे, इसको एसओएस मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ये सब चीजें भी आती हैं बेटा। करो, पढ़ो जरा, इसको गो थ्रू कर लो। एक बार बस अपने नजरों के आगे से निकाल लो बेटा। हो गया? नहीं सर। चलो एक बार निकाल लो, नजरों के आगे से निकाल लो। मैं इतने भूमिका बनाता हूं आगे के सेक्शन के लिए। फिर है 7(2) ओवरराइड 7(1). आ जाओ बेटा, 7(2) लिखवाऊंगा। 7(2) में एक बार पढ़ लो, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 1। तो बोल रहे 7(1) में आ भी गए, भाड़ में जाओ, जो मैं कह रहा हूं चलेगी। तो अगर तुम्हारा मन है क्लास नहीं लेने का और मेरा मन है क्लास लेने का, किसकी चलेगी? सर हमारी बात है, क्या बोल रहे हो? हम आएंगे। हाँ, तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। तो लिख दिया एक्टिविटीज इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज है, नो सप्लाई है। लिखो भैया, नो सप्लाई, यहां पर लिख दो नो सप्लाई। ऊपर लिखो नो सप्लाई, और लिखा है यहां पर बेटा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज नो सप्लाई है, बात ही खत्म। अच्छा, शेड्यूल 1 क्या था? वो 7 वाला था जो कंसिडरेशन नहीं होता है। डीम सप्लाई, डीम सप्लाई। शेड्यूल 2 क्या था? एग्जाम्पल्स ऑफ एसओजी एसओएस। शेड्यूल 3 क्या है? नो सप्लाई। लो, सेक्शन कौन सा शेड्यूल 1 का? 7(1)(c). शेड्यूल 2 कहां से आया? 7(1)(a). शेड्यूल 3 कहां से आया? 7(2). देखो भैया, तो 7(1)(c) से शेड्यूल 1 में पहुंचे, 7(1)(a) से 2 में पहुंचे, 7(2) से शेड्यूल 3। अच्छा, 7(2) में कुछ और भी लिखा है नो सप्लाई की बात। हाँ, ये पढ़ो, अगर सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज, कुछ एक्टिविटीज को नो सप्लाई माना जा सकता है, गवर्नमेंट की मर्जी है, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन लाएंगे काउंसिल की रिकमेंडेशन से। क्या कह रहे हैं? सुनो, गवर्नमेंट की सर्विसेज, कुछ गवर्नमेंट की सर्विसेज नोटिफिकेशन लाकर, किसकी रिकमेंडेशन से? काउंसिल की रिकमेंडेशन से। गवर्नमेंट में कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। कुछ सर्विसेज या कुछ एक्टिविटीज, इनकी गवर्नमेंट सर्विसेज वर्ड ना लिखे, गवर्नमेंट एक्टिविटीज लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें गुड्स भी तो हो सकता है। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, इन दोनों को, हाँ जी बेटा सुन लो मेरी बात, ना एसओजी माना जाएगा न एसओएस। सप्लाई नहीं है, बात ही खत्म। ये भी मत लिखो, ये भी मत लिखो, बात ही खत्म। तो दोबारा रिपीट कर देते हैं, जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में आ गई, या जो एक्टिविटीज सरकार की गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज को हम हटा सकते हैं सप्लाई से। तो क्या सरकार पर्सन है? यस। क्या सरकार बिजनेस करती है? यस, बिजनेस में लिखा था। तो सरकारी सर्विसेज या सरकारी गुड्स पर भी जीएसटी है, लेकिन उनकी कुछ एक्टिविटीज को जीएसटी के दायरे से बाहर निकाला जा सकता है। और खुशी की बात यह है, इस पे नोटिफिकेशन आई हुई है,
आइए जरा, कौन सी नोटिफिकेशन है देख लें। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है, किस किस सर्विस पे आई हुई है, किस किस एक्टिविटी पे आई हुई है, जरा देखें। आइए, सबसे पहले लिखिए दारू का लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है दारू की दुकानों को। आपको तो पता ही होगा, ठेके पे बैठे रहते हो आप लोग, शाम के टाइम पे 6 बजे के बाद ठेके पे मिलते हो, तो वहां पर लाइन में भी नहीं लगे। सर, मैंने देखा लाइन में लगी हुई, बिल्कुल। क्या बात नहीं कर रहे हो, सबसे आगे नहीं झगड़, सर, और झगड़ भी रही थी। मैं आई थी पहले, नहीं मैं आई थी पहले, मुझे याद है। 2 बॉटल तूने जेब में भर रखी थी, उसके बाद तीसरी बॉटल के लाइन में लगी हुई थी। सर, तो जैसे ये काम हुआ ना, घर पे चुतिया पड़नी है। अच्छा, हम्म, तो एल्कोहल नहीं, ये बताए नहीं जाते घर में, वैसे घर वालों को काम ना ये चुपके चुपके ही होते हैं, बाहर की बाहर ही निपटा दी जाती है बातें। नहीं सर, स्टार्ट करते लोग तेज ने। तो एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, तो क्या एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी है? नहीं। तो जब उसके एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं है, तो लाइसेंस जब इशू करेगी स्टेट गवर्नमेंट वेंडर्स को, दुकानों को, उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लॉजिकल बात है। तो लिखो, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में आ गया एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट। और कोई लाइसेंस या एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस? एनी लाइसेंस या एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस? हाँ, और कोई लाइसेंस है वो तो बेटा गवर्नमेंट अगर बिजनेस को देती है तो जीएसटी लगा सकती है। और दूसरा इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जीएसटी से। लिखा है ना, एक्टिविटीज ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, तो उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट कर दी हैं जीएसटी से। तो सर्विसेज ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, सर्विसेज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, क्या ये सर्विस मानी जाएंगी या जीएसटी से मुक्त हैं? जीएसटी से मुक्त है, बात ही खत्म। तो ये 2 टाइप की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है, एल्कोहलिक लिकर लाइसेंसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट और सर्विसेज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो ये जीएसटी से मुक्त है। ये मैंने नहीं किया, 7(2) ने किया। अब आ जाओ शेड्यूल 3 में, कुछ अप्रोक्सीमेटली शेड्यूल 3 में 9 आइटम्स हैं जिनको सप्लाई नहीं माना गया। तो 9 + 2 11, मोटा 9 आइटम शेड्यूल 3 के, 2 आइटम ये नोटिफिकेशन वाले, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। बात करते, आ जाओ शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 पढ़ा दूं भैया आपको, कॉपी हो गया? आ जाओ जी। शेड्यूल 3 जो है वो ये रहा। एक बार पढ़ा देता हूं, फिर उसके नोट्स बना देता हूं। शेड्यूल 3 में सबसे पहली बात देखो, पढ़ो, हेडिंग देखो, एक्टिविटीज ना एसओजी है ना एसओएस है, यानी कि नो सप्लाई, मोटा नो सप्लाई। पढ़ो जी पहला वाला पॉइंट, रीड द फर्स्ट पॉइंट बेटा, रीड द फर्स्ट पॉइंट। अगर देखो, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, मैं आपका एम्प्लॉय हूं, आप मेरे नहीं, उल्टा करते, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, तो क्या हम रिलेटेड पर्सन हैं? यस सर। क्योंकि हमने पढ़ा था 7(1)(c) में रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आता है, यानी कि मैं आपको गुड्स या सर्विसेज दूं बिना कंसिडरेशन के, और आप एज एन एम्प्लॉय मुझे गुड्स और सर्विसेज दें एज कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई माना जाता है। लेकिन 7(2) आशाओं पे पानी फेर देगा 7(1) की, क्योंकि जो मैंने अभी बात करी रिलेटेड पर्सन की, वो 7(1) है, इनफैक्ट 7(1)(c) है, लेकिन 7(2) ओवरराइड करता है।
तो लिख दिया, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को देगा सर्विसेज, वो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी अगर नौकरी के दौरान वो देता है, नौकरी के कारण देता है। तो आप लोग एम्प्लॉय हैं मेरे, मुझसे साल के 5 लाख रुपए लेते हैं सैलरी, उस सैलरी पे आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे सचिन सर हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप हमें 5 लाख दे रहे हो कंसिडरेशन और आप हमें जीएसटी दो। यानी कि हम दोनों के बीच में रिलेशन रिलेटेड पार्टी का तो है, लेकिन मैं आपको दूंगा तो जीएसटी लग सकता है, लेकिन आप मुझे देंगे सर्विस तो जीएसटी नहीं है। तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर सर्विस नहीं जीएसटी के अंदर आती, क्योंकि लॉजिकल बात है, जब आप सीएमए कैटेगरी नौकरी करोगे आप जीएसटी नहीं चार्ज करोगे अपने एम्प्लॉयर से। तो लिखो जी शेड्यूल 3 नो सप्लाई एक्टिविटीज। शेड्यूल 3 सबसे पहली सर्विसेज बाय, बोलो Employee to employer. अच्छा, और एम्प्लॉयर दे एम्प्लॉय को तो तो उसमें आ जाता है ना वो तो बेटा उसमें कवर्ड है, जो कवर्ड नहीं है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, वाइस वर्सा नहीं। तो हाँ अगर ये लाइन नहीं लिखवाता तो जीएसटी लग जाता है एम्प्लॉयमेंट पर। तो जितने भी हिंदुस्तान में नौकरी पेशा एम्प्लॉयज हैं उनको जीएसटी नहीं लगाना, क्योंकि लॉजिकल बात है, आप तो पगार ले रहे हो एम्प्लॉयर के लिए, सर एम्प्लॉयर लगाएगा ना, क्लाइंट को जब देगा सर्विस वो तो एम्प्लॉयर लगाएगा, आपको क्यों लगानी है। तो दोस्तों आप लोग जीएसटी चार्ज नहीं करोगे अपने एम्प्लॉयर से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखिए जरा, सर्विसेज बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल अंडर एनी लॉ। लिखो भैया, सर्विसेज बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स अंडर एनी लॉ। और गाइस कोर्ट्स के अंदर सारे कोर्ट्स आ गए, लोकल कोर्ट्स, लोकल कोर्ट जैसे 30,000 दिल्ली की बात करें, रोहिणी कोर्ट्स, करकाडूमा कोर्ट्स, पटियाला हाउस कोर्ट्स, रोहिणी कोर्ट्स, ये हर डिस्ट्रिक्ट पे होती है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पर। तो हर दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 है शायद, तो 6 के 6 कोर्ट्स है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोर्ट जिसको कहते हैं लोकल कोर्ट, हर स्टेट का एक कोर्ट जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, कंट्री का एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो न्याय की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है, नौकरी की सर्विसेज पे नहीं है। अच्छा, नौकरी पर जीएसटी नहीं है और न्याय की सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं है। न्याय मतलब एडवोकेट की बात करें, नहीं कोर्ट की। कोर्ट सर्विसेज कौन सी देता है? अरे यार कोर्ट में आपके झगड़े को सुलझाया जाता है तो बदले में कोर्ट आपसे फीस लेता है, कोर्ट की भी फीस होती है, कोर्ट की स्टैम्प कुछ फीस मिनिमम आपको जमा करवानी होती है, उसपे जीएसटी नहीं होगा। तो न्याय की सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पर एडवोकेट की बात नहीं कर रहे, वहां तो है। अच्छा तीसरी बात, ड्यूटीज बाय पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इसका एग्जाम्पल बताओ। पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो जो सर्विसेज दे रहा है, जो सर्विसेज, दोबारा बोलो। मोदी जी, केजरीवाल। हाँ, पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आपके एग्जाम्पल आ गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें आपके इलेक्शन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं देश के ना, इलेक्शन कमीशन, इसमें आपका और भी आ गया आपका चीफ मिनिस्टर। दोबारा बोलिए। एमसीडी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, हाँ मतलब वो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बना रखी है,
अब एमसीटी की पोस्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है नहीं पता कि उसका चेयरमैन होना चाहिए, वो तो हमने खुद बना रखा है। तो ये तो लिखा है एक प्रेसिडेंट होगा देश का, एक पीएम होगा, एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा ड्यूटीज बाय चेयरपर्सन मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ बॉडीज, सरकारी बॉडीज, उसमें आ जाएगा सरकारी बॉडीज के चेयरमैन मेंबर और डायरेक्टर। तो बेटा सर्विसेज बाय चेयरपर्सन, चेयरमैन, चेयरमैन, डायरेक्टर, मेंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। अरे जैसे सेबी का चेयरमैन, सेबी का प्रेसिडेंट, सेबी का चेयरमैन, है ना, आईआरडीए का चेयरमैन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सीबीएसई का चेयरमैन या क्या कहेंगे उसको, जो भी प्रेसिडेंट। तो ये जो चेयरमैन, डायरेक्टर्स, मेंबर्स होते, ये एम्प्लॉयज नहीं होते क्या? ये एम्प्लॉयज नहीं होते क्या गवर्नमेंट के? अगर एम्प्लॉय होते तो बात ही खत्म हो जाती, नौकरी में चला जाता, बात ही खत्म। तो ये अगर नॉन एम्प्लॉय रखे गए हैं, एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी ये तो सरकार का ही अंग का काम कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले लोग हैं या चेयरमैन डायरेक्टर वाले हैं, इनकी भी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। अच्छा, एक ये रह गया बेटा, सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज। ये कौन है भाई, बताओ। ये बेटा आ गए आपके सर्विसेज बाय एमपी, एमएलए और मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। मैं बताता हूं, इसको हम शायद एमएलसी भी कहते हैं, एमएलसी। तो एमपीज हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के, राज्यसभा के। एमएलए हो गए स्टेट के, और एमएल, तीनों के हिंसा में 3 इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन। लोकसभा में लोकसभा के एमपी आते हैं, विधानसभा में एमएलए आते हैं, और बेटा एमएलसी में निगम पार्षद। अगर आपको याद हो, ये सांसद कहते हैं इनको, सांसद। इसको कहते हैं विधायक, हिंदी में सुन रखा होगा नाम। और इनको निगम पार्षद, निगम पार्षद, पार्षद, पता नहीं यार ऐसे कहते होंगे, निगम पार्षद। तो ये बेटा ये सैलरी लेते हैं सरकार से, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश के काम कर रहे हैं। हमें पता है बड़ा भला काम कर रहे हैं देश के लिए ये लोग, ये नहीं होते तो देश नहीं चलता है। चलो जैसा भी है, कुछ तो है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है आपका, ये मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जीवन पर्यंत जीएसटी से छुटकारा नहीं है, जब तक है जान जाने जहान जीएसटी लगेगा। लेकिन मरने के बाद चैन है दोस्तों, बहुत शांति है मरने के बाद। इतनी शांति है, जीएसटी नहीं लगता। अगर जीएसटी लगता तो शायद मुर्दा वापस जान में आ जा, मुर्दे में जान आ जाती। मुर्दा बोलता है इतना जीएसटी लगाओगे मैं मरता ही नहीं। तो मुर्दे को दफनाने के लिए, जलाने के लिए, मुर्दे की ट्रांसपोर्टेशन, डेड बॉडी पर कोई जीएसटी नहीं। तो जो फ्यूनरल है, बरियल है, क्रेमेटोरियम है, मॉर्चरी, लाश को रखा जाता है जहां पर, डेड बॉडी को, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और लाश को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं है। एक जगह पढ़ा था, जीवन पर्यंत तो शांति नहीं है, मरने के बाद है। बहुत शांति मिलती है मरने के बाद, बिल्कुल शांति। जीएसटी से भी शांति और बीबी की किचकिच से भी शांति, माँ बाप की किचकिच से भी। पसंद है मरना? मरना चाहते हो? नहीं सर, अभी हमें तो ऐसा कहते हैं, जी लेते हैं और जीएसटी दे लेते हैं। और अगर जीएसटी से बचना है तो चलो मजाक की बात है बेटा। चलो नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी, मॉर्चरी जहां पर डेड बॉडी रखी जाती है, मॉर्चरी, ट्रांसपोर्टेशन
ऑफ डिसीज्ड। चलिए नेक्स्ट, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, शव के ऊपर जो भी सर्विसेज हैं डेड बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 7th, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग जीएसटी नहीं है, वो तो पता ही है, फिर भी लिख दिया है दोबारा से, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है जो मुझे लिखवानी थी, मैंने कहा बाद में लिखवाऊंगा, जो आपकी शेड्यूल 2 में है, मैं एक स्टार लगाया था, वो बताऊंगा। शेड्यूल 2 में एक स्टार था ना, यहाँ पर देखो, एक सेकेंड लिखना जरा, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्सेप्शन। देखो हमने वो एक्सेप्शन ये वाली थी, वो यहाँ पर भी लिखवा दूंगा एक्सेप्शन, वहां पर भी आ जाएगी, अभी लिखवाऊंगा। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। एक बार गुड्स की डेफिनेशन में जाओ, गुड्स की डेफिनेशन में जाओ और पढ़ना जरा। हाँ जी, क्या वर्ड एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में मिला? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? Lottery, gambling, betting. मतलब एक्शनेबल क्लेम बेटा वो राइट है जो पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे मैंने किराए पे प्रॉपर्टी दी हुई है, अब वो किराया 2 महीने से आउटस्टैंडिंग हो गया, मेरे लैंडलॉर्ड टेनेंट ने दिया नहीं है। अब मुद्दा ये आता है, अब मुझे ये डाउट है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो एक्शनेबल हो गया, जिसकी प्राप्ति पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, मेरे बच्चे अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है बिना गारंटी के, तो मुझे उसकी प्राप्ति पे अगेन क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा बच्चे, मैंने मैंने लॉटरी की टिकट ले ली है, पता नहीं मुझे लगेगी नहीं लगेगी, मैंने शर्त लगा ली है, बैटिंग कर ली है। तो ऐसे बहुत सारे क्लेम्स होते हैं जिसकी प्राप्ति पे क्वेश्चन मार्क है। सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स हैं, सुन लो, all actionable claim is equal to goods, but all actionable claims not supply except 3। अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट ने कह दिया लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग ही सप्लाई है, बाकी जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो नो सप्लाई। अदर एक्शनेबल क्लेम्स नो सप्लाई, अदर एक्शनेबल क्लेम्स नो सप्लाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्या लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग गुड्स हैं? हाँ। अदर एक्शनेबल क्लेम गुड्स है? हाँ। लेकिन क्या सारे एक्शनेबल क्लेम्स पे सब जीएसटी है? नहीं, जीएसटी खाली 3 एक्शनेबल क्लेम पे है। किस पर? जल्दी बोलो, किस पर? Betting, gambling. लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग। तो यानी कि गुड्स तो हैं, एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम पे सप्लाई नहीं माना गया, खाली 3 एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, ये 3 और हैं, मैंने नंबरिंग को थोड़ा बढ़ा दिया, तो हमारे 3 और हैं, पढ़ना जरा। 7th, 8th और 9th, ये पढ़ो आप। तो हमने कितने पॉइंट्स बना लिए थे? 8, तो 11 पॉइंट्स बना दिए मैंने, कुछ पॉइंट्स कंबाइंड थे ना, तो यहाँ पर 11 पॉइंट्स लिख लो बेटा, 11 आइटम्स लिख लो, 11 आइटम लिख लो। हाँ जी, अब जरा मैं आपको बुक दे रहा हूं, पढ़ना जरा इसको, 7th, 8th और 9th पढ़ लो जरा, रीड इट, 7th, 8th और 9th।
लॉजिकल बात है, 7th भी आपको समझ आना चाहिए, 8 9 समझ ना आए लेकिन 7 तो समझ आना चाहिए। पढ़ो सर। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हैं 7th? व्हाट इज एनटीएस? नॉन टैक्सेबल, नहीं एनटीएस नहीं लिखना था, एनटीटी। हाँ अब ये जरा समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ। अरे यार क्या हुआ, रामलाल जी दिल्ली के हैं, उनके पास यूएस में उनका एक ब्रांच है, उनका यूके का कस्टमर है, उनका यूके का कस्टमर है। यूके के कस्टमर ने कहा, ऑर्डर दिया रामलाल और दिल्ली को, ऑर्डर दिया कि माल भिजवाओ। उसने कहा माल मैं दिल्ली से भिजवा दूं क्या? नहीं यार, मेरा यूएस यूके के पास है माल, ऐसा करो डायरेक्टली भिजवा दो वहां से। तो माल यहां से ट्रांसपोर्ट हो गया सीधा, तो यूएस ब्रांच से सीधा यूके के कस्टमर। क्या यूके एनटीएस में आता है? यूके एनटीएस है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यूके, और यूएस भी एनटीएस है, और दिल्ली टैक्सेबल टेरिटरी है। अच्छा एनटीटी लिखना है, मैं बार बार एस क्यों लिख रहा हूं यार। एनटीटी है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बच्चा पार्टी, और आपकी यूके भी एनटीटी है। यही तो लिखा है लॉ में कि अगर आपने बाहर की भारी गुड्स बेच दिए हैं, इंडिया में एंटर नहीं हुए, अच्छा पहले यूएस से इंडिया में आते गुड्स और फिर इंडिया से यूके जाते, तो फिर ये नो सप्लाई वाली कंडीशन में नहीं होता, फिर जीएसटी लगा सकते थे। कितने पे लगाते, कैसे लगाते, वो बात नहीं कर रहा। तो अगर ऑर्डर आया पहली बात, और ट्रांसपोर्ट हो गई यहाँ पर, तो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है इस पर जीएसटी लगाया, अगर ये जो नहीं लगाया जाएगा, वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड्स गए हैं, इंडिया में एंटर ही नहीं हुए। लेकिन अगर इंडिया में एंटर होते और फिर आप यूके भेजते, तो फिर इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लग सकता था। बोलो बात क्लियर? यस सर। तो अगर गुड्स बाहर की बाहर ही आपने ट्रांसफर कर दिए, फ्रॉम यूके टू फ्रांस, फ्रांस टू जर्मनी, जर्मनी टू कनाडा, कनाडा टू मेघालय, कनाडा टू सिंगापुर, सिंगापुर टू दुबई, बाहर की बाहर ट्रांसफर कर रहे हो, इंडिया में गुड्स नहीं आते, तो उसको भी जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो ये वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। आइए जी 10th आइटम, 10th में लिखा है वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये समझाऊंगा, आइए जरा। वेयर हाउस गुड्स, ट्रांसफर ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये क्या चीज है सर? अरे बच्चों, ये हमारी इंडिया है, दिस इज आवर इंडिया, दिस इज श्रीलंका, दिस इज इंडिया। गुड्स बाहर से आ रहे हैं, यहां पर जो हमारा कोस्ट है इसको कहते हैं कस्टम स्टेशन। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो? कस्टम स्टेशन। और गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। कस्टम स्टेशन पे क्या होता होगा बताइए, कस्टम स्टेशन पे क्या काम होता होगा?
गुड्स उतरते होंगे, चेक होते होंगे, ड्यूटी दी जाती होगी। अब क्या हुआ, तुमने गुड्स को ना हर साल मंगवाते हो 10,000 आइटम, इंपोर्ट करते 10,000 आइटम, तुमने इस बार 1 लाख आइटम मंगवा लिए। ज्यादा आइटम क्यों मंगवाए? सोच के बताओ, वाई यू हैव ऑर्डर्ड फॉर ज्यादा आइटम्स? ऑनलाइन वाले बच्चे तुम बताओ, वाई वी हैव ऑर्डर्ड फॉर ज्यादा आइटम्स? ऑनलाइन बच्चे तुम बताओ, बट जैसे चुप बैठे हो। वाई वी हैव ऑर्डर्ड फॉर ज्यादा आइटम्स? ताकि स्टोर कर सके। हाँ, हम इससे सस्ता मिल रहा था माल, स्टोर कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरी दिल्ली की फैक्ट्री में तो जगह ही नहीं इतना माल स्टोर करने की, तो क्या करें? और 1 लाख गुड्स पर ड्यूटी देनी पड़ जाएगी, गंजे हो जाओगे, क्योंकि आपका बजट है हर साल 10,000 की गुड्स पे ड्यूटी देना, और ड्यूटी भी बढ़ जाएगी, जगह है नहीं। तो इस केस में कस्टम स्टेशन के पास कस्टम के वेयर हाउसेज होते हैं। अच्छा, कस्टम स्टेशन के पास ही बेटा क्या होते हैं, जल्दी बोलो। वेयर आउट से। यहाँ पर वेयर हाउसेज होते हैं, तो कस्टम के वेयर हाउसेज में स्टोर कर लो, और वहां से थोड़ा थोड़ा निकलवाते रहो, थोड़ा थोड़ा ड्यूटी देते रहो। अच्छा, तो जैसे लार्ज क्वांटिटी में आ गया माल, तो आप घर में क्या करते हो, स्टोर में रख देते हो घर के। जैसे घी ज्यादा मंगवा लिया, तेल ज्यादा मंगवा लिया, और फिर आपने ऐसा होता होगा चावल ज्यादा मंगवा लिए, गेहूं ज्यादा आ गई, ऐसा ही होता है। Yes, कोई संदूक या कुंड में आप वो सामान रख देते हो, और वहां से थोड़ा थोड़ा निकाल के किचन में रख लेते हो। किचन में कुंड कहाँ रखोगे, इतनी बड़ी जगह होती नहीं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। और कस्टम वेयर हाउस पे थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी ड्यूटी देते रहेंगे, साल 2 साल तक। अब मुद्दा ये आता है, मेरे पास क्लाइंट का फोन आया, हाँ गुप्ता 20,000 का माल, 20,000 क्वांटिटी का माल चाहिए। मैंने कहा है मेरे पास है, वेयर हाउस में पड़ा है, मैं अपनी फैक्ट्री मंगवा लूं फिर दे देता हूं तुझे। कि नहीं 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 नहीं, मेरी फैक्ट्री तमिलनाडु में ही है, तू ऐसा कर, मुझे वेयर हाउस के गुड्स बेच दे। तो आपने क्या किया, जो वेयर हाउस में पड़े हुए गुड्स थे वो बेच दिए। सोल्ड वेयर हाउस गुड्स टू क्लाइंट या कस्टमर। क्या अभी, अब इसको क्लियर कौन करवाएगा वहां से, उन गुड्स की क्लियरेंस कौन करवाएगा? custom duty वाला। कस्टम ड्यूटी कौन देगा? अब मैं दूंगा या क्लाइंट देगा? क्लाइंट। हाँ, तो अब क्लाइंट क्लियर करवाएगा। अभी मैंने क्लियर नहीं करवाए थे। बिफोर क्लियरेंस, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन मतलब मैं अपनी फैक्ट्री में मंगवाने से पहले, क्योंकि मैं कंज्यूम करूंगा ना अपने घर ले जाके, घर मीन्स मेरी फैक्ट्री। अच्छा, क्लियर करवा लिए थे फिर बेचे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस सेल को नो सप्लाई माना जाएगा। तो मैं क्लाइंट को जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इंपोर्ट पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो ड्यूटी भी नहीं दी गई, तो अभी तक तो माल मेरे पास आया ही नहीं है होम पे। अच्छा, होम कंजम्पशन हो मेरे क्लियर करवा लिए हैं, फिर फोन आया माल है, मैंने कहा चल पड़ा है वेयर हाउस से भिजवा देता हूं तेरे पास, तो क्या जीएसटी लगाऊंगा? बोलो, माल क्लियर करवा लिया है, ट्रक में लोड करवा दिया है, अब फोन आया माल है, मैंने कहा भिजवा देता हूं, अब लगाऊंगा? यस सर। अब लगेगी। तो अगर आपने वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स को बिना क्लियर करवाए बेच दिया, अब वो करवाएगा क्लियर। अभी तक तो इंपोर्ट पूरा भी नहीं हुआ ना, इंपोर्ट पूरा हो जाता, क्लियरेंस हो जाती, उसके बाद बेचता तो जीएसटी लगता। तो मैं जब वेयर हाउस गुड्स को बेचूंगा जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। तो ये इंसेंटिव एक तरीके से जो मुझे दिया गया। क्लियर? Yes, Yes, चलो sir. नेक्स्ट, लास्ट 11th पॉइंट। last, 11th पॉइंट पढ़ना जरा बेटा, 11th पॉइंट पढ़ो, ये वाला। ये 9th है, मैंने तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना दिए ना, 2-3 पॉइंट्स को कंबाइन कर रखा था, मैंने इकट्ठे कर दिया। पढ़ो जरा।
Nine supply of the side of the side. हाँ जी बच्चों, क्या समझ आया? लिखो भैया, समझ तो आया नहीं होगा। हाई सी सेल्स। अब क्या हुआ सुनो, लिख रहे हो बच्चों? Yes, sir. अब गुड्स क्या हुए, बाहर से आए हैं और अभी ये जो शिप है ना, शिप पर रखे हुए हैं। ये शिप तो नहीं लग रही, Friend लग रही है। चलो कोई नहीं, अब ज्यादा अच्छी लगेगी। मैंने तो वही बता ये शिप पर गुड्स रखे हुए हैं, अभी गुड्स आए भी नहीं इंडिया, और यहां पर ही मेरे पास फोन आ गया, माल है। मैंने कहा हाँ हाँ है, अभी तो बाहर से पोर्ट से डिस्पैच हो गया है, पोर्ट ऑफ यूएसए से डिस्पैच हो गया है, डिस्पैच। और मेरे पास फोन आ गया, ऑर्डर आ गया। तो मैंने क्या किया, अभी इंडिया एंटर भी नहीं हुए, इनको सेल कर दिया, सोल्ड गुड्स टू क्लाइंट। या तो मैं कहता पहले मैं इंपोर्ट कर लूं पूरा, अपनी फैक्ट्री ले आऊं फिर बेचूंगा। उसने कहा गुप्ता मैं क्लियर करवा लूंगा, तू छोड़, तू मुझे जो गुड्स पानी में है बेच दे। क्या मैं जीएसटी लगाऊंगा इस ट्रांजैक्शन पर? नो। नो, नो सप्लाई। हाई सी सेल्स कहते हैं, तो अभी तक पानी में ही है, नो सप्लाई, नो जीएसटी। हाँ, अब इसको क्लियर कौन करवाएगा गुड्स को? क्लाइंट। क्लाइंट करवाएगा, वो देगा अपने आप, इंपोर्ट ड्यूटीज देगा, जीएसटी देगा, आईजीएसटी देगा, वो सब देगा। मैं बच गया। चलिए, तो ये 11 को दोबारा से रिकैप कर ले जरा, एक बार कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी? यस सर। आ जाओ। 11 में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा बेटा नौकरी की सर्विसेज, न्याय की सर्विसेज, संविधान के रक्षक, है ना, संविधान, स्पेलिंग मुझे आती नहीं, के रक्षक। तो ये ऐसे तो बहुत आता है, बहुत नहीं आता सर। कोई नहीं, समझ गए ना बात, दिल को देखो, मेरे भावनाओं को, रक्षक। Yes, अच्छा, और ये सरकारी बॉडीज, सरकारी बॉडीज। उसके बाद ये हमारे मालिक, मालिक तेरे प्रजा हम, ये मालिक हैं। ये मरने के बाद शांति, मरने के बाद शांति, ओम शांति ओम शांति। ये जमीन जायदाद, जमीन जायदाद, इसकी एक्सेप्शन करवानी है, अभी करवाऊंगा। ये एक्शनेबल क्लेम को क्या बोलेंगे? पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं। ये क्या? एंटिटी, विदेश से विदेश, विदेश से विदेश। अच्छा, ये क्या है? गोदाम का माल, गोदाम का माल। गोदाम कोई नॉर्मल गोदाम नहीं है, ये कस्टम के वेयर हाउसेस हैं, नॉर्मल गोदाम का माल नहीं है। और ये 11 है पानी का डांस, पानी का डांस, पानी की सेल, पानी की सेल। चलो जी, अब वो एक बात थी एक्सेप्शन वाली, और आपका सप्लाई का चैप्टर खत्म। आइए जरा, वो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा दो बातें आई थी, एक आई थी सेक्शन 6(1)(a) में, शेड्यूल 2 में। इसको क्या माना गया है, जल्दी बोलो?
है सर, क्या माना गया? कुछ नहीं माना गया। सेल ऑफ, वहां पर क्या लिखा था? लैंड और बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी बेटा, कंस्ट्रक्शन। अरे यार रुको 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 रुको, गलती से लिख दिया। लैंड और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्या मानी जाएगी? कंस्ट्रक्शन। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कहां लिखी है बात? 6(1)(a) प्लस, जल्दी बोलो, शेड्यूल शेड्यूल 2। और इसकी सेल नो सप्लाई। ये लो जी, कहां लिखी है बात? अभी पढ़ी, 6(2) प्लस शेड्यूल 3। ये लो। तो लैंड और बिल्डिंग की मेरे प्यारे लड्डू गोपाल कंस्ट्रक्शन करोगे, SOS मानेंगे, 6(1)(a) शेड्यूल 2। लेकिन अगर सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग करते हो तो 6(2) शेड्यूल 3। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, इन दोनों में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो ही बताने वाला। ये पहले बात समझ आई नहीं आई? ऊपर येलो जो हाईलाइटेड बात है, समझ आ गई नहीं आ गई? Yes, sir. आ जाओ। एक्सेप्शन ये है बेटा, DLF वालों ने फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करवाए हैं और बेटा कंप्लीशन सर्टिफिकेट MCD से उन फ्लैट्स का 31 दिसंबर 21 को मिल गया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब कि कंप्लीट हुआ है। हाँ, और बेटा उसके बाद तुम्हें ऑक्यूपेंसी दे दी गई है उस फ्लैट की। ऑक्यूपेंसी मतलब चाबी, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मतलब चाबी दे दी गई है 31 जनवरी 2022 को। गवर्नमेंट कहती है दोनों में से पहले क्या निकाल लो? अर्लियर डेट। अर्लियर डेट, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और CC से अर्लियर डेट निकाल लो। अर्लियर डेट क्या हो गई? गवर्नमेंट कहती है अगर, सुन लो नलायको, 100% कंसिडरेशन इसके बाद आए, आफ्टर 31/12/21, तो इसको सेल ऑफ फ्लैट माना जाएगा। और सेल ऑफ फ्लैट मानेंगे तो ये बन जाएगा 6(2) में शेड्यूल 3 में नो सप्लाई। तो ये 6(2) में शेड्यूल 3 में आ जाएगा नो सप्लाई। सेल ऑफ फ्लैट ये 6(2) में कवर्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या? जल्दी बोलो, क्या बन जाएगा? 6(2) में No कवर्ड हो supply. जाएगा, नो सप्लाई। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, अगर 31/12 से पहले एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बिल्डर को मिल गया, एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन मिल गया रिसीव्ड बाय बिल्डर, बिल्डर को आपने 31/12 से पहले एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव बाय बिल्डर, तो ये क्या बन गया? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कवर हो गया कहां पर? 6(1)(a) प्लस सेक्शन प्लस शेड्यूल 2। अच्छा, कहने का मतलब क्या बेटा? सुनो मेरी बात, अगर आप रेडीमेड फ्लैट खरीदते हो ना बिल्डर से बना बनाया, तो लॉजिकल है, बना बनाई चीज बेची जा रही है तो वो गुड्स है, वो फ्लैट है, मतलब सेल ऑफ फ्लैट। और सेल ऑफ फ्लैट पे GST नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले पैसा दे दिए, बुकिंग करवा रखी है फ्लैट की, फिर फ्लैट बन के तैयार होगा तो उसने फ्लैट बेचा या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आपको दी? हाँ, तो ये लॉजिक है। तो बना बनाया रेडीमेड फ्लैट खरीदते हो तो बेटा GST नहीं लगेगा उसकी कंसिडरेशन पे। लेकिन अगर फ्लैट बनवा रहे हो तो बेटा वो जो भी कंसिडरेशन लेगा GST चार्ज करेगा। तो एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, तो यानी कि अगर आपको GST से बचना है तो क्या करें?
कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद ही सारी पेमेंट दे, लेकिन अगर पेमेंट कुछ भी पहले आ गई तो वो सर्विस का पार्ट बन जाएगा और फिर जीएसटी उस ट्रांजैक्शन पे लागू हो जाएगी। बोलो बात क्लियर? Yes, sir. लो जी कॉपी कर। तो ये मैंने आपको ना शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में कब आएगा ये भी बता दिया। ये आपका सेक्शन 7 कंप्लीट। आइए जरा दोस्तों अब सेक्शन 8 पे आते हैं। पहले कॉपी कर लो। Sir, नीचे कर दो। जी बेटा जी। बस बड़ा होता नीचे मीन्स ऐसे। है। पर एकदम लाइन। एक सेकेंड बेटा। Yes, sir. बस। Yes. चलो जी आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है सेक्शन 8 पे आ रहा हूं। सेक्शन 8 लिखो बेटा। कंपोजिट। आगे। क्या हो गया? कॉपी करना है सर। कॉपी नहीं किया? Please, sir. अच्छा करो। बस sir, बस। हो गया। आर यू थ्रू विद इट? चलो बच्चों लेट्स प्रोसीड। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई 2 मिनट में समझा देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। इसमें 2 टाइप की सप्लाई आएंगी। एक आएगी कंपोजिट सप्लाई जो डिफाइंड है 2 क्लॉज 30 में, और एक आएगी मिक्स सप्लाई जो आएगी 2 क्लॉज 74 में। जैसे वही वाली बात है, आई डोंट ड्रिंक नाइदर आई एक्सपेक्ट दैट यू आर ड्रिंकिंग, लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ बातें। जैसे जो लोग विस्की पीते हैं क्या उसको नीट पिया जाता है या उसको डाइल्यूट किया जाता है? Yes, sir. People who drink whiskey, Yes, sir. they drink it neat or they dilute it with water or soda. सर वाटर के साथ डाल के पीते हैं सर। वैसे वैसे कह रहे आधा पानी और आधा वो, फिर पीने में मजा आता है। अच्छा फिर मजा आता है। यस सर। बेटा अपने मम्मी का फोन नंबर दियो, फिर बहुत मजा आएगा बेटा शाम को घर जाके। अच्छा सुनो, तो उसके साथ अच्छा अगर उसके अंदर कोई जूस डाल के पिए तो सर फिर टेस्ट बिगड़ जाता है। हाँ, तो एक है कंपोजिट सप्लाई और एक है मिक्स सप्लाई। तो कुछ चीजें नेचुरली जोड़ी जाती हैं। जैसे लैपटॉप के साथ आपको जनरली क्या मिलेगा साथ में? चार्जर, लैपटॉप का बैग। मोबाइल के साथ जनरली क्या मिलेगा? स्क्रीन गार्ड, बैक कवर, चार्जर। गाड़ी लेने जाएंगे साथ में क्या क्या मिल सकता है? इंश्योरेंस, साथ में बॉडी कवर, म्यूजिक सिस्टम, इंश्योरेंस। तो और मिक्स सप्लाई का एग्जांपल में जैसे मैंने पानी के साथ जूस की बात करी, या मिक्स सप्लाई में क्या होता है जैसे आप क्लासेस में गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए
तो आपने कहा कितने की फीस है, उन्होंने कहा जी 10,000 की फीस है। क्या साथ में क्या दोगे कि आपको 4 days 3 nights का गोवा का पैकेज मिलेगा? तुम तो पागल हो गए। लेकिन क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे गोवा का पैकेज मिलेगा क्लास के साथ? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग बोले तो। नहीं, पता नहीं था ना तुम्हें, तो ये जनरली इकट्ठा नहीं किया जाता। वही वाली बात, विस्की में जूस नहीं डाला जाता, लेकिन Yes, जबरदस्ती जबरदस्ती चेप दिया गया। इसी तरीके से कंपोजिट सप्लाई में भी मिक्स सर्विस, बहुत सारी गुड्स बहुत सारे सर्विस इकट्ठे हैं। मिक्स सप्लाई में भी बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज इकट्ठे हैं। फर्क ये है, इसके अंदर naturally bundled है in the ordinary course of business, naturally bundled in the ordinary course of business, ordinary course of business, जो स्वाभाविक है, दो चीजें जुड़ के आती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, विस्की के अंदर वाटर या विस्की के अंदर सोडा, नेचुरली है। तो अगर आप किसी को विस्की पे बुलाओगे तो साथ में पानी सोडा रखोगे, मिट्टी का तेल नहीं रखोगे। लेकिन yes. साथ में मिट्टी का तेल भी रख दे, क्या ले को मिट्टी का तेल डाल के पी और अपने अंदर आग लगा है। तो वो मिक्स सप्लाई का केस हो गया, जहां पर वो नेचुरली बंडल नहीं है। तो व्हाट इज मिक्स सप्लाई? विच इज अदर देन कंपोजिट सप्लाई। तो अदर देन कंपोजिट सप्लाई का मतलब हो गया अदर देन नेचुरली बंडल, अदर देन नेचुरली बंडल। तो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहां पर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? किताबें मिल जाएंगी, बैग मिल जाएगा, साथ में आपको पेन पेंसिल मिल जाएंगी, या आपको एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट दे देंगे, वो आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन हम कह रहे हैं गोवा का पैकेज दे देंगे, या हम कह रहे हैं हम आपको हेड मसाज करवा देंगे, आपकी मैनिक्योर करवा देंगे, पेडिक्योर करवा देंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया क्लासेस है, भगवान करे सबको ऐसी क्लासेस मिले हैं। हर एक क्लास के बाद तुम्हारा चंपी मालिश होगी सिर की, कि बच्चे थक गए होंगे। हर एक क्लास के बाद मैनिक्योर पेडिक्योर होगा। हर एक सेशन के बाद हेयर स्पा मिले यार, मतलब हर एक दिन के बाद बड़ा मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में मोर देन वन सर्विसेज या मोर देन वन गुड्स है, मोर देन वन सप्लाई, मोर देन वन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। अगर एक ही चीज दी जा रही है, एक गुड या एक सर्विस, तो बेटा उसको नहीं मानते कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। तो अगर एक से ज्यादा गुड्स हैं या एक से ज्यादा सर्विसेज है, एक से ज्यादा गुड्स और सर्विस मिलाकर हैं, तो नेचुरली बंडल का एग्जांपल क्या हो गया? कार विद इंश्योरेंस सर्विसेज, कार गुड्स है, हाँ इंश्योरेंस सर्विसेज, साथ में आपको म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम गुड है या सर्विस है? सर्विस। बताओ, बोल रही है म्यूजिक सिस्टम सर्विस है, भाग गई है बिल्कुल ही, नाम से ही भाग गई है। तो बोल रही है म्यूजिक सिस्टम सर्विस है, मतलब वहां पर आपको 15 दिन इस्तेमाल करने के लिए दिया गया म्यूजिक सिस्टम, गाड़ी में क्या फिर हम ले लेंगे आपसे, हैं बाबली। तो कार गुड्स है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, म्यूजिक सिस्टम गुड्स है। तो अब मुद्दा ये आ रहा है, कार का जीएसटी है मान लीजिए 18%, इंश्योरेंस का जीएसटी है 28%, म्यूजिक सिस्टम का जीएसटी है 5%। तो ये जो गाड़ी बेची जा रही है, इसमें जीएसटी कौन सा लगेगा? 18, 28, 5, या अलग अलग लगेगा अलग अलग चीजों पर? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इकट्ठे प्राइस के लिए बेच दी, वन प्राइस के लिए बेच दी है। ओ माय गॉड, कितने का? 10 लाख का। प्रॉब्लम ये आ गई, अगर अलग अलग बिलिंग करते ना, कार की अलग बिलिंग होगी, म्यूजिक सिस्टम की अलग बिलिंग होगी, लेकिन एक प्राइस के लिए बेच दिया, तो अब इसमें कौन सा जीएसटी लगाएं? ये सेक्शन 10 बताता है, सेक्शन 8 बताता है। तो सेक्शन 8 कहता है प्रिंसिपल सप्लाई बताओ कौन सी है? कार है, गुड्स की। गाड़ी है प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई कार की है, तो फिर एंटायर सप्लाई किसकी मान लेंगे?
कार की, कार की। तो पूरे 1 लाख 10 लाख पे कौन सा जीएसटी लगेगा? 18%। 18%। देखो कितने इंटेलिजेंट बन गए। लिखो जी। तो कंपोजिट सप्लाई क्या है? जो नेचुरली बंडल्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। और सेक्शन 8, अच्छा डेफिनेशन तो बेटा इसकी यहाँ पर है 230 में, लेकिन इसका ट्रीटमेंट सेक्शन 8 बताता है प्रिंसिपल सप्लाई। और प्रिंसिपल सप्लाई है बेटा गाड़ी की, तो गाड़ी माना जाएगा इसका। अच्छा, अब नॉट नेचुरली बंडल्ड में क्या हुआ? टैक्स की कोचिंग के साथ आपको 5 नाइट्स 6 डेज का गोवा पैकेज मिल गया। कहाँ मिलता है इसमें बता दो। ऐसी किस्मत तुम्हारी है नहीं, रहने दो, सोचो मत। गोल। और साथ में आपको हम दे रहे हैं वॉशिंग मशीन। सरारी कौन सी? अब टैक्स की कोचिंग पे जीएसटी है 18%, वॉशिंग मशीन पे 28% और गोवा के पैकेज पे है 12%। और हमने टोटल प्राइस कर दिया 1.5 लाख। अब तुम क्या सोचो 10,000 में तुम क्या वॉशिंग मशीन भी ले जाओगी और गोवा का पैकेज भी दे देंगे 10,000 में? लूटोगे क्या तुम हमें? सोचना भी मत। अब मुद्दा ये आता है, इस पे सेक्शन 8 क्या कहेगा? नहीं, सेक्शन 8 कहता है हाईएस्ट जीएसटी रेट लगा दो, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगा दो मिक्स सप्लाई पर। तो हाईएस्ट जीएसटी कौन सा है? वॉशिंग मशीन वाला जीएसटी लग जाएगा पूरे 1.5 लाख पे। तो एंटायर सप्लाई वॉशिंग मशीन की मान ली जाएगी। तो यानी कि उस पे हम कितना जीएसटी लगा देंगे पूरे के पूरे 1.5 लाख पे? 28%। वैसे प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी यहाँ पर? प्रिंसिपल सप्लाई गोवा का पैकेज। टैक्स की कोचिंग थी प्रिंसिपल सप्लाई, लेकिन हमने कोचिंग को नहीं देखा, हाईएस्ट लगा दिया। बोलो क्लियर बात? यस सर। तो नलायको सुनो, अगर मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई है, दोनों में फर्क क्या है? मिक्स सप्लाई में प्रिंसिपल वाला देते हैं और दूसरे वाले में ज्यादा हो वाला। बेसिकली मिक्स सप्लाई में ना जबरदस्ती जोड़ दिया गया है, वो इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, जैसे गाड़ी है, इंश्योरेंस है, इंडिपेंडेंट नहीं है। म्यूजिक सिस्टम है, वो गाड़ी में ही लगेगा, उसको वैसे तो चला नहीं सकते। बॉडी कवर है, गाड़ी में ही लगेगा, समझो। लेकिन यहाँ पर 5 नाइट 6 डेज का क्या जरूरत थी इसकी? क्या ये उसके बिना चल सकता है? यस सर। हाँ। और वॉशिंग मशीन क्या कोचिंग के बिना बिक सकती है? यस। तो ये सब इंडिपेंडेंट है। तो जब बेटा इंडिपेंडेंट दिया जा रहा है ना, उस केस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम इसको क्या मान लेंगे? जल्दी बोलो। हाईएस्ट वाला मिक्स सप्लाई। और जब डिपेंडेंट एक दूसरे पे सारे, तो क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल सप्लाई। क्लियर? यस सर। चलो हो गया जी फिनिश आपका सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 और सेक्शन 8। आइए जरा अब आपके एक टेस्ट था जो उसकी बात करेंगे, टेस्ट की, और दूसरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आइए जरा मैंने टेस्ट लास्ट क्लास में लिया था, उसके क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अब जरा आंसर चेक करेंगे। सप्लाई का टेस्ट होगा, आज हो गया वेडनेसडे, फ्राइडे को सप्लाई का चैप्टर का टेस्ट है, फ्राइडे को। मैं ओपन कर रहा हूं बच्चों टेस्ट का सॉल्यूशंस भी आपके सामने, फिर चेक करना, अपने आप मार्क्स देना अपने आप को। शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। सबसे पहली बात, डिस्कस द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस।
बताओ, देवदारू, देवदारू क्या करें इसका? जीएसटी है नहीं है? नहीं है। इसके लिए ना No, sir. आपको, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन आपको रेलेवेंट सेक्शंस भी बताने हैं। ये कहाँ लिखा है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, लिखा कहाँ है? तुम गलती क्या कर दोगे? यस नो में आंसर दिया आते हो नालायकों की तरह। एक मिनट बता देगी। जो जो आंसर्स में लिखा है वो देख के बताएं। Yes, sir. State exciting और बैट के साथ। हाँ बेटा, Taxable under state tax और नहीं VAT। नहीं 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 नहीं, इसके लिए दो तीन बातें। पहले तो आपको ये अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं है ना, ये बात आपकी आर्टिकल 366 में भी लिखी है। आर्टिकल 366 जहां पर जीएसटी की डेफिनेशन है, वहां पर लिखा है इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आर्टिकल 366। दूसरा अभी हमने किया नहीं है, एक है सेक्शन 9, सेक्शन 9(1) जो चार्जिंग सेक्शन है, मे बी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, अभी टाइम लगाएगा। उसमें लिखा है कि जीएसटी आपका लागू होगा अल्कोहलिक लिकर के अलावा हर चीज पर। तो मोटा मोटा पहले बताओ इस पे जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी नहीं है तो फिर बताओ इस पे ओल्ड टैक्सेस हैं, और कौन कौन से ओल्ड टैक्सेस हैं मैं बोलूंगा इस पे। एक तो अल्कोहलिक लिकर है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट के दो टैक्सेस हैं। एक तो बेटा एंट्री 51 के हिसाब से स्टेट एक्साइज लगती है, और एंट्री 54 पता नहीं तुम लोगों ने लिखा नहीं लिखा, ये लिखना है आपको, वैट लगाया जाएगा। एंट्री नंबर 54 के हिसाब से वैट लगेगा। तो आपको ये मार्क्स देने इस प्रकार से कि भैया आर्टिकल 366 कहते हैं जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। रीजनिंग देखो, रीजनिंग दो कोई ना कोई तथ्य के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, और उस पे स्टेट वैट और स्टेट एक्साइज लगती है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. तो अगर जिन बच्चों ने सारी बातें लिखी हैं तो ये आपका 5 नंबर का था, तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 नंबर का है ना, नहीं तो आधा नंबर दो, नहीं तो 1.25 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सारी बातें लिखी, नहीं तो आपको आधा नंबर 0.50 देना अपने आप को। दूसरा, पेट्रोल, क्रूड, डीजल, पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी है नहीं है? जीएसटी नहीं नहीं है। है। जीएसटी है नहीं, लेकिन आगे लगाएंगे। और ये बात भी आर्टिकल 246A में आप लिखो कि भाई सचिन सर ने पढ़ाया था आर्टिकल 246 से, उसमें लिखा था आगे लगेगा रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, क्योंकि आर्टिकल 246 में लिखा है जीएसटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल बी एप्लीकेबल नॉट नाउ बट आफ्टर रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। दूसरी बात, इसमें पुराना लग रहा है क्या? एंट्री नंबर 81 तो 82 तो 83 84 इसमें लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, और एंट्री नंबर 54 स्टेट वैट। सेंट्रल एक्साइज लिखवाए हुआ है, पीपी और टीपी देखो जरा, एंट्री नंबर 84 में पीपी और टीपी देखो बेटा, पीपी और टीपी। 83 कस्टम्स है, 84 सेंट्रल एक्साइज है, चेक करो। तो जिस बच्चों ने सारी बातें लिखी है 1.25, नहीं तो 0.50। बोलो क्लियर? हाँ ना बोलते रहो, चले जल्दी बोलते चले जाओ। अब तंबाकू पे बेटा जीएसटी में तो मना किया ही नहीं, जीएसटी तो लग रहा है, जीएसटी में तो कहीं मना नहीं है, तो इस पे जीएसटी भी है और सेंट्रल एक्साइज है, एंट्री नंबर 84। तो भाई इसमें वैट नहीं है, ये दोनों सिस्टम में है। तो जिसने दोनों बातें लिखी है 1.25 नहीं तो 0.5, और जिसने कुछ नहीं लिखा जी लो। अब आ जाओ ओपीएम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स और ड्रग्स। बेटा इस पर जीएसटी है, लेकिन इस पर साथ में स्टेट एक्साइज है,
एंट्री वैट नहीं है ना ना, एंट्री नंबर 51 स्टेट लिस्ट का वैट नहीं है इस पे। वैट किस पे लिखा हुआ है, देखो वैट किस पे लिखा हुआ है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंट्री नंबर 54 चेक करो। यस सर। उसमें मैंने दारू ये ड्रग्स की बात नहीं लिखवाई। यस सर, नहीं लिखा है। हाँ वेरी गुड, चलो बेटा आ जाओ। अब आ जाओ, सुरेश एक रजिस्टर्ड डीलर है और उसने इंफॉर्मेशन दी। कितने नंबर आए जी इसके पहले क्वेश्चन में, बच्चों अपने जरा लगाना। अगर सारी बातें लिखी हैं तो 1.25 1.25 5 नंबर, नहीं तो आधे आधे नंबर 2 नंबर। सारे बच्चे 2 में ही आए होंगे मुझे पता है। यस सर, 2 नंबर। चलो गुड। अब जरा देखते हैं, सुरेश रजिस्टर्ड डीलर है, ए गुड्स परचेज किए, बी गुड्स परचेज किए, सी गुड्स परचेज किए और नेट टैक्स पेबल। स्टेप 1 कहता है मेरा आउटपुट टैक्स निकालें। आउटपुट टैक्स निकालने के लिए रुक जाओ, CGST SGST ऐसा करें, रफ में बनाना पड़ेगा एक बार। तो 10 लाख बी एंड सोल्ड दिस गुड्स फॉर 8 लाख। तो स्टेप, एक सेकेंड बेटा, स्टेप 1 से पहले हमें एक रफ में वर्किंग नोट में जो गुड्स ए हैं उनका परचेज प्राइस, उनका सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। तो परचेज प्राइस लिखना पड़ेगा 10 लाख, सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा 8 लाख। इस पर इस भाई साहब ने IGST दिया है 20% का 2 लाख। और बेटा इसे सेल करे हैं, CGST दिया, SGST दिया 10% का, 80,000 इधर 80,000 इधर, नहीं 80 नहीं बेटा, देखना जरा चेक करना, ठीक है यही है। 80 है। और गुड्स बी एक वर्किंग नोट में परचेज प्राइस है बेटा 8 लाख का, जिसपे इसने CGST SGST दिया है और CGST SGST 10 पर 80,000 80,000। बेटा इसने इसको बेचे हैं 18 पेटी का और इस पे IGST दिया है 20% का 3,60,000। ये आउटपुट आ जाएगा ना हमारे पास सेलिंग प्राइस से। और गुड सी जो है मेरे बच्चे, इसकी परचेज, अच्छा नीचे लिख देता हूं, गुड सी इसकी परचेज प्राइस है गाइस 8 लाख का 10 8 लाख ही है, जरा चेक कर लें। Yes, sir. यस सर। हाँ 10 तो CGST 80 SGST 80। और भाई साहब ये बेचे कितने के हैं, 6 लाख के। और 6 लाख पे 10 का दिया है 60 CGST SGST। यहाँ पर अच्छा परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट नहीं है, सेलिंग प्राइस सीधा दे रखा है, तो हमें बच गए, पूरी सेलिंग प्राइस निकालनी नहीं पड़ी। अब स्टेप 1 कहता है, स्टेप 1 कहता है बेटा आउटपुट GST। अगर आपको स्टेप से भी बचना है, लो एक नया चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। आउटपुट का IGST SGST CGST, सॉरी दोबारा लिखते हैं आराम से जल्दी नहीं। आउटपुट पे आपके पास IGST होना चाहिए, CGST SGST। आउटपुट, ये आपका आउटपुट टैक्स है। अब आउटपुट टैक्स इकट्ठा कर लो बेटा। IGST 360 कैसे आया सर, यहां से। अच्छा, और CG का आउटपुट है तुम्हारा 60 और 80 140। CG SGST 80 और 60 140, ये तुम्हारा आउटपुट टैक्स है। बोलो ये बात क्लियर या नहीं। यस सर। 360 140 140। अब बेटा तुमने जो इनपुट के टैक्सेस दिए हैं, इनपुट के टैक्सेस दिए हैं वो लेफ्ट साइड वाले कॉलम में, इनपुट टैक्सेस। इनपुट टैक्स में IGST पहले निकालो जो तुम्हारे पास है। IGST तुम्हारे पास है 2 लाख का, ये 2 लाख का IGST 2 लाख को समा जाएगा, काम खत्म। अब तुम्हारे पास 80 का CG है, 80 का 80 80 160, तो CGST है 160। ये CGST जो 160 का है, पहले तो 140 से जाएगा,
बाकी 20,000 रुपए यहाँ से जाएगा। बोलो क्लियर बात। और भाई तुम्हारे पास SGST इनपुट में 80 और 80 160, तो SGST 160 में वही 140 यहाँ से जाएगा और 20 यहाँ से जाएगा। देखो जी, तो मेरे हिसाब से 240 चलेगा IG से, IG से 240 चलेगा, 2,20,000 और 20, तो कितना रहेगा IGST? 120। 120। भाई साहब ये 140 से 140 चला गया, नील, ये नील। ये आपका मेन चार्ट बनेगा। ये वर्किंग नोट में जो मैंने बनाया ये वाला साला वर्किंग नोट में जाएगा। और जिसने कर दिया 5 और जिसने ढंग से ये IGST CGST नहीं लिखा उसको 3 नंबर। आई थिंक 5 नंबर तो मिलने ही चाहिए सबको। यस सर। अब बताइए क्या क्या नंबरिंग आई तुम लोगों की, टोटल करके बताओ 10 में से कितने कितने नंबर सबके? 7। सर 7। अब सब Seven. सभी 7 वाले बन गए हैं। 2 नंबर, क्या कह रहे हो? 2 नंबर 2। अच्छा 2 नंबर 10 में से। यस सर। और बोलिए पानी में मिलाओ विस्की सोडा, मजा आएगा आधा आधा। है पेपर पे 2 नंबर और आधा आधा मिला रही है। बेटा ये मिला ले, आंसर्स मिला ले। चलो चलो नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, अभी थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए जरा। तो फिर अपने आप करना क्वेश्चंस इसके। मतलब यार पढ़ने से तुम्हें इतना अच्छा टीचर मिल गया तुम्हें लाइफ में, उसके बाद भी तुम्हारी ये हाल है। कभी कभी सर हो जाता है। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड बी सेफ एंड बूस्टर डोज लगवा लीजिएगा अगर आपके एप्लीकेबल है तो। बूस्टर डोज मैंने तो लगवा ली है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। हाँ बेटा, मैंने तो अब तक सेकंड डोज भी लगवाया। बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया, ताली। चलो बाय। बाय बाय सर। बाय बच्चों, बाय सर। बाय बच्चों, बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, बी सेफ।